सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे, आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के ये क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आप लोग को मुझे पता है कि क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, बट आंसर को लिखने का तरीका नहीं पता होगा। उसके ट्रेंड को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप लोग ज्ञान करेंगे यहाँ पर से, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्युत बल के लिए कूलॉम के नियम को लिखिए। क्या बोला जा रहा है? विद्युत बल के लिए कूलॉम के नियम को लिखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग को किस तरीके से आंसर को लिखना है, ठीक है ना। तो उत्तर देना आप लोग को, आवेशों के बीच क्रियाशील बल के परिमाण से संबंधित कूलॉम महोदय ने दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम दिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है। ऐसे लिखने के बाद आप लोग को फिर यहाँ पर से चलना, कैसे किस तरीके से लिखना, ठीक है ना। तो देखिए, प्रथम नियम हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल के लिए जो दो नियम दिए हैं कूलॉम महोदय ने, उसके प्रथम नियम क्या है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट लॉ को देखते हैं यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट लॉ, दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बोला गया? दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, ठीक है। ये कोई एक लाइन है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर से आप लोग यहाँ पे कोई दो चार्ज ले लीजिए। एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, क्या हमारा Q1, और एक चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है? Q2 है। ओके, Q1 Q2। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स यहाँ पे हम लोग का F लग रहा है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इन दोनों का जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस कितना है? R है। तो ये दोनों को, तो यही बोला जाए, दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल से इसमें बोला जा रहा है आप लोगों को कि F इज प्रोपोर्शनल टू, क्रियाशील बल है दो, क्या बोला जा रहा है? क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल। परिमाण क्या था हमारा? वहाँ पे Q1 और Q2 ही था ना। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग को क्या बोला गया कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल, ये आवेश हमारा है Q1 और Q2, क्या एक चार्ज ही है ना। तो ये दो हमारा आवेश है, ठीक है ना। तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल, ये हमारा क्या? उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो फोर्स जो होता है इसके दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, इसका दूसरा नियम क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा नियम में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को। दूसरा नियम में आप लोग को बोला जा रहा है कि दूसरा नियम है, दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल, क्या बोला गया कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोल गया? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में हमसे क्या बोला गया था कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा वाला में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके परिमाण के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इसी नियम को क्या बोलते हैं? अतः इस नियम को कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर आप लोग जिसको बोल सकते हैं। तो देखिए, इसको नॉट एट पॉइंट किस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉट एट पॉइंट में आप लोग को इसको लिखना है। तो दूसरा नियम क्या बोला गया कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अतः इस नियम को कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके जो देखिए यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग को ये तो फॉर्मूला पूरा का पूरा निकला, ये हुआ कहाँ से, वो निकला कहाँ से, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी। तो देखिए ये कैसे निकला है। पहले आप लोग को बताया गया था यहाँ पर कि जब दो, यहाँ पर से लेट से कि जब दो आवेश, यहाँ पर से ऐसे ही बोला गया था ना कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है हमारा Q1, यहाँ पे कोई एक चार्ज है हमारा Q2, दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स कितना है? फोर्स यहाँ पे ऑप्टेंट F कर लिया गया, ठीक है।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आर। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे नियम में क्या बोला गया कि दो आवेशों के बीच, ये हमारा एक आवेश, ये हमारा एक आवेश, ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी, यही बोला जा रहा है ना कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्रियाशील बल क्या हमारा यहाँ पे एफ है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा किसके, उसके बीच की दूरी के, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये होगा ना। दूसरा नियम में यही बोला गया आप लोगों की दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर से सीधा क्या निकलेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर से f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² निकलेगा। दूरी हमारा r है और f हो गया हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका हमारा निकल गया। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्व करने का एक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला था, सबसे पहली बात फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास निकला था, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला निकला था f इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2 निकला था, दो चार्ज कूलम के फर्स्ट लॉ से। सेकंड लॉ से क्या मिला, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिल गया, ठीक है ना। अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को क्या कर देना है, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से f इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों में f क्या प्रोपोर्शनल है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू सबसे फर्स्ट क्या है q1 मल्टीप्लाई बाई q2/r², ठीक है ना। तो f इज प्रोपोर्शनल टू क्या निकल गया हमारे पास, f इज प्रोपोर्शनल टू क्या निकला, फ्रॉम 1 and 2 f इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2/r² निकल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो f इज इक्वल टू k इंटू q1 इंटू q2/r², यही मिलेगा ना, q1 इंटू q2/r², प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे। और आप लोग को पता है, और आप लोग को यहाँ से पता है कि k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू क्या होता है आप लोग को पता है ना, एग्जाम आने वाला है नजदीक, k का वैल्यू आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है। क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए और इसको अगर हम लोग वैल्यू में पुट करें तो ये किस तरीके से होता है, 9 इंटू 10⁻⁴, बताइए क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो दोनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग को निकला क्या, बाद में देखिए दोनों इक्वेशन के बाद से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ कि सबसे पहला तो प्राप्त हुआ कि f इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट नियम हो गया, ठीक है। सेकेंड नियम हो गया f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के थ्रू हम लोग को क्या मिला कि f इज इक्वल टू k इंटू q1 इंटू q2/r², प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके। और आप लोग को यहाँ पे बताएगा कि k इज इक्वल टू क्या क्या होता है, 1/4πε0 होता है, ठीक है। और k इज इक्वल टू ही 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इतना समझ में आया आप लोग को, ओके। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। चलिए देखते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत के बारे में क्या बोला जा रहा है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में आप लोग को बोला जा रहा है कि किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश स्थिर रहता है। क्या बोल दिया गया कि किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है, ये बोल दिया गया। मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश जो होता है ना वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और इस जो कांस्टेंट वाला पार्ट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और आवेश को ना तो आप लोग को पता ही होगा, आवेश को नहीं तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसका विनाश कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का प्रावैद्युतता किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसा अच्छा कंटेंट अन्य स्टूडेंट को भी मिल सके, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का कि प्रावैद्युता किसे कहते हैं, क्या बोला गया, प्रावैद्युता किसे कहते हैं, प्रावैद्युता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा है
कि प्रावैधता माध्यम का वह गुण है जो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को प्रभावित करता है। अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि प्रावैधता माध्यम का वह गुण है जो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को प्रभावित करता है। क्या बोल दिया गया? प्रावैधता, ध्यान से, प्रावैधता माध्यम का वह गुण है जो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को प्रभावित करता है। अब देखिए एग्जाम टाइम में आ गया ना, तो आप लोग जो इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, तो इसका नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना, और इसको फटाफट जिस टाइम आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसी टाइम आप लोग इस चीज को लर्न कर लें। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया प्रावैधता माध्यम का वह गुण है जो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को प्रभावित करता है, उसे प्रावैधता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रावैधता का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रावैधता का ऐसा यूनिट होता है, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया, ये प्रावैधता का ऐसा यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये समझ में आया? प्रावैधता का ऐसा यूनिट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रावैधता का ऐसा यूनिट, प्रावैधता का ऐसा यूनिट ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रावैधता का ऐसा यूनिट ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रावैधता का और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फैरेड पर मीटर भी बोल सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं? फैरेड पर मीटर। तो ये जो एफ रेस टू द फैरेड हो गया और पर मीटर हो गया, तो प्रावैधता का दो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। प्रावैधता का ऐसा यूनिट में हम लोग कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बोल सकते हैं, और फैरेड पर मीटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए प्रावैधता का ऐसा यूनिट तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब प्रावैधता का इसकी विमा को पढ़ने की बारी आती है। देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में देखिए आप लोग को 2 मार्क्स में जब पूछेगा तो 2 मार्क्स में आप लोग को सिर्फ क्या यही लिख देना है, 2 मार्क्स में सिर्फ आप लोग को ये नहीं लिखना, 2 मार्क्स में आप लोग को पूरा का पूरा डिफाइन करना होगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो प्रावैधता माध्यम का वह गुण है जो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को प्रभावित करता है, ये लिखना ही है। प्लस इसका ऐसा यूनिट भी लिख रहा है इस पॉइंट वाइज में। किस तरीके से लिखना है? पॉइंट वाइज तरीके में आप लोग को लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस के आंसर को पॉइंट वाइज तरीके में लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पॉइंट वाइज तरीके में आंसर लिखा हुआ अच्छा लगता है। तो पॉइंट वाइज तरीके में क्वेश्चन के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करिए आप लोग। ओके, तो चलिए इसका ऐसा यूनिट तो हम लोग देख लिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैरेड पर मीटर होता है, ठीक है। अब इसकी विमा देखते हैं, विमा को किस तरीके से रखते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। देखिए विमा क्या होती है इसके, ए स्क्वायर टी रेस टू द पावर ऑफ 4 m-1 L-3 होती है। क्या बोल दिया गया? ए स्क्वायर टी रेस टू द पावर ऑफ 4 m-1 L-3 होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग का क्या बोला जा रहा है। सॉरी, तो इसकी विमा को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, इसकी विमा को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। विमा में क्या बोला गया, ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए। ए स्क्वायर टी रेस टू द पावर ऑफ 4 m-1 L-3 यही बोला जा रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर टी रेस टू द पावर ऑफ 4 m-1 L-3 ये क्या हो जाता है? हमारा विमा हो जाती है, ठीक है। यूनिट हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आप लोग को इसको अच्छे तरीके से इसलिए बता रहा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। प्रावैधता और इसका ऐसा यूनिट और इसकी डायमेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार लर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग फिर से एक बार बोलेंगे, प्रावैधता का ऐसा यूनिट क्या था? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या होती है? ए स्क्वायर टी 4 m-1 L-3 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, क्या बोल दिया गया? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये सिंपल है, तुरंत लर्न हो जाएगा। इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? तो इसे ई से डिनोट किया जाता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाता है कि यह कौन सी राशि है, यह कौन सी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी सदिश राशि। कौन सी राशि है विद्युत क्षेत्र तीव्रता? विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी सदिश राशि। ओके, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी कौन सी राशि है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी सदिश राशि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चंस में मैं इस क्वेश्चन को शामिल किया था, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं हो सकती है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं हो सकती है। देखिए क्या बोला गया, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेदित हों तो कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं के लिए दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। ओके,
निरूपित करेगी के बाद यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है जो आप लोग को ध्यान देना है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो दिशाएं संभव नहीं है। क्या बोल गया? एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेदित होती है, क्या बोला गया कि देखिए यहाँ पे मैं आप लोग के लिए फिगर ड्रॉ किया हूँ। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा ये वाला हो गया, ये एक ही बिंदु पर मिल रही, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक परस्पर प्रतिच्छेदित हो तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु हमारा कौन सा? ये वाला है। तो कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं के लिए दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोनों रेखाओं के लिए दो अलग अलग स्पर्श रेखा, तो देखिए ये वाले रेखा के लिए ये वाला स्पर्श रेखा हो गया हमारा, और ये वाले रेखा के लिए ये वाला स्पर्श रेखा हो गया। तो उसके बाद बोला है कि अलग अलग स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इस तरह उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। एक ये दिशा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एक ये वाला दिशा हो जाता है हमारा, दो दिशा, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दो दिशाओं को निरूपित करेगी, और ऐसा कहा गया है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। क्या बोला? कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित क्यों नहीं हो सकती है। तो मैं आप लोग को समझा दिया क्या इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये फर्स्ट वाला विद्युत क्षेत्र का फिर से एक बार समझ लीजिए, ये सेकेंड वाला, ठीक है। इसका एक लाइन, ये कटान बिंदु यहाँ पर हम लोग का, ठीक है। इसका एक वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी ये इस वाली दिशा में, ये एक जाएगी इस वाली दिशा में, तो ठीक है। तो बोला कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ही नहीं सकती है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही था। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब जाते हैं। तो मैं देखिए ये वाला ब्लैंक पेज उसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ छोड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि ओम का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रीवियस ईयर में आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ओम का नियम क्या है। स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोला गया? ध्यान से पढ़ेंगे। स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? ओम का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर, देखिए क्या बोला रहा है, यदि किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर, क्या बोला गया कि यदि किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर भी हो, चालक के सिरे के बीच का विभवांतर भी हो और उससे प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम के नियम के अनुसार से, ओम के नियम के, चलिए इसे एक फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले फिगर के थ्रू हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर इसको समझने की वहाँ से कोशिश करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कोई एक चालक है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक चालक है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि चालक के किसी सिरे के बीच का विभवांतर क्या बोला गया? भी बोला गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये चालक है, इसके बीच का विभवांतर हमारा क्या है? इसके बीच का विभवांतर हमारा क्या है? V है, ठीक है। और इससे जो प्रवाहित धाराएं हैं, इससे जो प्रवाहित धारा मतलब कि इससे जो करंट पास हो रहा है, ये हमारा करंट कौन सा पास हो रहा है? I करंट है हमारा, इससे क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है, ये चालक से। और इसमें एक यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ? बैटरी लगा हुआ है। इसमें हमारा यहाँ से एक क्या जुड़ा हुआ? बैटरी जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक फिगर ड्रॉ हो जाता है। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर क्या हो? V हो, और उससे प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I, मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। V इज प्रोपोर्शनलिटी टू I, मतलब V किसके समानुपाती होता है? विभवांतर जो होता है वो करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए अगर हम लोग अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जगह कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हमारा I R आ जाता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, V इज इक्वल टू आर आई। और ये समझने वाली बात है, ओम के नियम के अनुसार से क्या बोला जाता है कि V जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है? I के प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे
आप लोग को ये चीज़ बताया गया है कि V इज इक्वल टू आर आई, वी समानुपाती आई के बारे में बताया गया, दैट इज V इज इक्वल टू आर आई, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, आर क्या हमारा कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला गया, आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, किसी चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में उसके इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोल गया ये क्वेश्चन कि किसी चालक माध्यम के भीतर। चलिए इसको भी हम लोग एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फिगर के थ्रू क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट हमारा फिगर के थ्रू ही क्लियर होता है। तो क्या बोला गया कि देख लीजिए, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि कोई एक चालक, यहाँ बोला जाए कि किसी चालक माध्यम के भीतर, चालक माध्यम के भीतर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर से ले लिए कोई एक चालक माध्यम, ये ले लिए, ठीक है। कोई एक चालक माध्यम के भीतर मान लीजिए कोई एक यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ किया गया, किसी चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में, किसी पृष्ठ की लंबवत, ये हमारा दो सरफेस हो गया, एक सरफेस ये एक सरफेस ये, किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में ये हो गया, ठीक है। किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में उसके इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो इकाई क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा, इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये जो करंट हमारा जा रहा है ये आई जा रहा है एक लंबवत सरफेस में, ठीक है। लंबवत दिशा में उसके इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद में नोट पॉइंट क्या बोला गया है आप लोग को धारा घनत्व के बारे में। इसे जे से सूचित किया था, क्या चीज से सूचित किया था, धारा घनत्व को जे से सूचित किया था। धारा घनत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। ओके, धारा घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। चलिए इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसे जे से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला कि यदि किसी चालक पृष्ठ ए से, अभी आप लोगों को फिगर के थ्रू समझाया गया था ना कि ये एक फिगर है, मतलब कि ये कोई एक चालक है, ठीक है। इसके अंदर कोई एक यहाँ पर से ये ले लिया गया, किसी चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से, किसी चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से इसके लंबवत प्रवाहित धारा, कोई एक चालक पृष्ठ क्षेत्रफल ए है और ये करंट आई इसके लंबवत प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक पृष्ठ क्षेत्रफल ए से इसके लंबवत प्रवाहित धारा आई हो, लंबवत प्रवाहित धारा आई हो, तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आई बाय ए होता है। जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए होता है हमारा, ठीक है। तो धारा घनत्व, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पता चल गया हम लोग को, जे इज इक्वल टू आई बाय ए। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो जे इज इक्वल टू आई बाय ए होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, धारा घनत्व पढ़ लिए, तो अब इसके ऐसा यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। पॉइंटेड फॉर्म में लिखना, देखिए ऐसा यूनिट भी पॉइंटेड फॉर्म में आप लोग को दिया गया है। ऐसा यूनिट किस तरीके से है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर। देखिए इसको भी बहुत सारे फॉर्म में लिख दिया जाएगा, या तो ऐसे लिख देगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर लिख दिया जाएगा आप लोग को, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर लिख दिया जाएगा, या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख दिया जाएगा, या तो सिंपल इस फॉर्म में लिखा पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को ना देखिए बस ध्यान में रखना है कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, फॉर्म कोई सा भी रहे नो प्रॉब्लम। और ये कौन सी राशि है, धारा घनत्व हमारी एक सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से। प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, क्या बोला गया, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे प्रवाहित, उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है। देखिए प्रतिरोध, इसको तो एकदम अच्छे से ये करिए, संधि विच्छेद जैसे बोलते हैं ना उस तरीके से। प्रतिरोध मतलब कि उससे प्रवाहित धाराएं जो होती है वो उसी का विरोध करता है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मीन्स प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, क्या बोला गया कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है। इसे क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है, आर से। और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या था हमारा, ओम। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या था हमारा, ओम होता है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध के बाद क्या बोला कि प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आप प्रतिरोधकता के बारे में बोला जा रहा है। चलिए तो नेक्स्ट प्रतिरोधकता के बारे में देखेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए प्रतिरोधकता के बारे में आप लोग को बताया जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्या बोल दिया गया, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब किसी चालक का प्रतिरोध क्या आई आर होता है। प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और उसके चालक और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, समानुपाती। मतलब कि प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के समानुपाती और उसके एरिया के क्या होता है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं कि सबसे पहले क्या बोला कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब उसकी लंबाई के समानुपाती। फिर R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, उसके एरिया के समानुपाती। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/a, यही मिलेगा ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L/a मिलेगा। देखिए तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/a आप लोग को समझ में। अब देखिए यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है रो। क्या बोला था, इसको रो बोला जाता है। R इक्वल टू रो इंटू L/a। क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L/a। अब रो जो है यहाँ पे हमारा, इस रो को हम लोग ही क्या कहते हैं, रो एक कांस्टेंट है। रो हमारा क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। तो रो हमारा यहाँ पे क्या, प्रतिरोधकता है। तो फाइनली निकल करके यहाँ पर से ये आ रहा है कि रो जो निकल रहा है लास्ट में कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पे प्रतिरोधकता तो समझ लिए रो। अब देखिए यहाँ पर से एक ये भी फॉर्मूला आता है कि R इज इक्वल टू, जैसे ये बोला गया R इज इक्वल टू रो इंटू L/a। तो यहाँ पर से रो इक्वल टू क्या निकलेगा, RA/L निकलेगा। ठीक है ना, तो RA/L। अब देखिए ओम का, R क्या हमारा प्रतिरोध है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और देखिए एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर, मीटर कट गया। तो अब देखिए रो का जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ओम मीटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ओम मीटर। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे, अब फाइनली ये भी यहाँ पर से पता चल गया कि प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होता है, क्या बोला गया, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट के बारे में जो बोला जा रहा है, ये प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट हमारा होता है ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो इसके साथ ही आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए। सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक